हेलो एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक पे चर्चा करने का हमारा इस समय उद्देश्य क्या है। अभी आपने देखा होगा कि हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर किया है और जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसी समय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बैठक हो रही थी पाकिस्तान को ऋण देने के लिए। तो भारत ने इसका विरोध किया। भारत ने कहा भाई कि आप तुमको ऋण दे रहे हैं कि भुगतान संतुलन कायम रहे, लेकिन ये इन पैसों को आतंकवादी गतिविधियों में लगाते हैं। ठीक है, ये भारत का विरोध था। इसके बावजूद भी पाकिस्तान को लोन सैंक्शन हुआ। लोगों ने कहा कि ये लोन अमेरिका ने सैंक्शन किया। आमतौर पर मैंने देखा था। तो उस चीज़ को मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इनडायरेक्ट वे में अमेरिका ने ही सपोर्ट किया, लेकिन क्या डायरेक्ट वे में अमेरिका कह सकता है कि उसने अमेरिका को पाकिस्तान को लोन दिया? नहीं। क्यों? इसलिए माना जाता है अमेरिका का रोल है क्योंकि प्रेजेंट सिनेरियो में आईएमएफ में करीब 17% कोटा जो है वो अमेरिका के पास है, और अगर अमेरिका नहीं चाहे तो ऐसे देशों को लोन निश्चित रूप से नहीं मिल सकता है। ठीक है, अब आइए हम सीधे टॉपिक पे आते हैं जिसकी चर्चा हम करना चाह रहे हैं। किन कारणों से मैंने इस टॉपिक को टेकअप किया है उसको आप समझ गए होंगे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फुल फॉर्म है आईएमएफ। मतलब क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष। दूसरा टॉपिक क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसको शार्ट में हम विश्व बैंक भी कहते हैं, लेकिन अगर इसको आप एब्रीविएशन देखिए तो क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय बैंक किसके लिए? रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण और विकास के लिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका निर्माण हुआ कैसे, ये कैसे बने? तो उसका मूल कारण पहले क्या था उसको देखिए। यहाँ पर सीधे आइए, पहले इस पे आइए कि 1930 महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन, और दूसरा चीज़ मैंने लिखा है कि 29 अक्टूबर 1929 ये है, ब्लैक मंडे। ठीक है, अब क्या है कि वर्ष 1929 में विश्व के अंदर ज़बरदस्त आर्थिक मंदी आ गई और वह 1939 तक चलती रही। 1939 में दुर्भाग्य से अभी तो मंदी चली रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया। और इसी बीच में देखिए एक वर्ड आता है, इसको कहते हैं ब्लैक मंडे, मतलब काला सोमवार। ये क्यों कहा जाता है कि 29 अक्टूबर 1929 को अमेरिका में के शेयर मार्केट पे बहुत तेज़ी से गिरावट आया और वो लगातार चलता रहा करीब 10 साल तक। इसीलिए कहा जाता है, जैसे कभी कभी आदमी कहता है ना कि वो दिन मनहूस था जिस दिन ऐसा शुरू हुआ और वो ऐसे चलता आ रहा है। तो अमेरिकन ने भी कहा कि दिस वॉज द ब्लैक मंडे। ओके, अब ये चीज़ें तो चल ही रही थी, वर्ल्ड वार चल रहा था। 1944 में 1944 में मित्र देशों ने 44 कंट्रीज, मित्र देश, कहीं आपने लिखा रहता है कि संयुक्त राष्ट्र कैसे कहेंगे आप भाई? संयुक्त राष्ट्र अभी एग्जिस्टेंस ही नहीं आया था। यूएनओ का गठन जो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अभी भूमिका यहाँ पर नहीं है। बाद में कालांतर में ये इनके भाग बन गए, अलग बात है। अभी यही शब्द संज्ञा यहाँ पर यह समीचीन होगा कि 44 मित्र देशों ने मिलकर के एक बैठक किया, और वो बैठक कहाँ पर हुआ है? ब्रेटन वुड्स, ये स्थान का नाम है, इसीलिए इसको कहा जाता है कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, और यह स्थान कहाँ पर? न्यू हैम्पशायर,
जगह कहाँ था? माउंट वॉशिंगटन होटल, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इस जगह पर ये बैठक किया गया। अब लोगों ने बैठक क्यों किया? उनको लगा कि भाई अभी आर्थिक मंदी तो चल ही रही थी, इसी बीच में वर्ल्ड वार भी चल गया, मतलब 5 साल बीत चुका है, विश्व की अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो चुकी है। तो उन्होंने कहा जब वर्ल्ड वार समाप्त होगा तो उसके बाद विश्व की आर्थिक व्यवस्था समग्र रूप से कैसे पटरी पर लाई जाए, इसके लिए हमें अभी से सोचना शुरू करना पड़ेगा। लेकिन देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर क्या है कि ये काम अमेरिका के चौधरी बन के कर रहा था। 1944 में ही अमेरिका ने कैसे मान लिया कि वर्ल्ड वार बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा? उसके पीछे एक लॉजिक है। वो अमेरिका चूँकि मैनहट्टन प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, उसे मालूम था कि मैं बहुत जल्दी जो है एटम बम ऐसा हथियार बना लूँगा जिसके का जवाब दुनिया में कहीं नहीं है, और वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा, चाहे वो जर्मनी हो चाहे जापान हो, अल्टीमेटली सबको सरेंडर करना पड़ेगा और मित्र देशों की विजय होगी। ठीक है, और ये जो इटली, जापान और जर्मनी के अलायंस है ये टूट जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने पहले से ही तैयारी शुरू कर दिया कि वर्ल्ड वार ख़त्म होगा तो हम विश्व की अर्थव्यवस्था को कैसे लाएंगे। और उस मीटिंग के बाद 2 चीज़ें सामने उभर कर के आए। परिणाम क्या हुआ कि यहाँ पर जो है देखिए, जो चीज़ मैंने लिखा है वो चीज़ यहाँ पर IMF और IBRD की स्थापना हुई। IBRD की स्थापना 2 चीज़ें आई हैं। इसको ब्रेटन वुड्स ट्विन भी कहा जाता है। माना जाता है जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं ट्विन कहा जाता है ना, इसी तरीके से माना जाता है कि 2 संस्थाओं का, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का यहाँ पे जन्म हुआ है, इसीलिए कई बार इसको ब्रेटन वुड्स भी ट्विन भी कहा जाता है। ठीक, दूसरी बात क्या है, अब क्या हुआ कि नई व्यवस्था में क्या था, उनका मूल उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली बनाना और वित्तीय सहयोग आपस में बढ़ाना। इसकी स्थापना हो गई 45 इस मीटिंग की में। लेकिन अल्टीमेटली लीगली क्या हुआ, 38 देशों ने, विश्व बैंक की जब स्थापना हुई है तो 38 देशों के सिग्नेचर के साथ 1946 में इस पर कार्य करना प्रारंभ किया। वेयर है, जबकि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जो था 19 देशों का हस्ताक्षर हुआ और लीगली जो था ये 27 दिसंबर 1945 को एग्जिस्टेंस में, अस्तित्व में आया और 1 मार्च 1947 को इसने आधिकारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इन दोनों ही संस्थाओं के मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, अमेरिका में ही है, दोनों के ही। अब ये देखते हैं कि ये दोनों ही आर्थिक संस्थाएं हैं, लेकिन इसमें अंतर क्या है, उस अंतर को हम समझने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। देखिए कार्य में क्या किया गया है। विश्व बैंक को पहले आप ले लीजिए, दोनों को कंपेयर करने के बाद दोनों को मैं अलग करूँगा। इसका कार्य क्या है, विकासशील देशों, विकासशील देशों को दीर्घकालीन ऋण परामर्श सेवा देकर आर्थिक विकास से गरीबी दूर कर जीवन स्तर सुधारना। दूसरी तरफ IMF का क्या काम है? IMF क्या कहता है? सदस्य देशों को मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता, ऋण प्रदान करना, क्षमता विकास करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। अब देखिए इसी मीटिंग में क्या किया गया था, ब्रेटन वुड मीटिंग में कहा गया कि भाई देखिए हमें कोई इंटरनेशनल करेंसी की आवश्यकता होगी जिससे का कि हम एक्सचेंज विनिमय कर सके, जिसको जो कि वर्ल्ड के सभी कंट्रीज़ को, मतलब एटलीस्ट मेंबर्स कंट्री को एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि दैट करेंसी विल बी US डॉलर, यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर। डॉलर कई कंट्री में चलता है लेकिन US डॉलर को मान लिया गया कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड करेंसी जिसको कि वर्ल्ड वाइड हम एक्सेप्टेंस मान्यता प्राप्त हो गई। इसके पहले कैसे होता था? इसके पहले हर देश की अपनी करेंसी होती थी। वो करते क्या थे कि जो उनके पास गोल्ड होता था, गोल्ड को बेस मान करके ही एक दूसरे से वो लोग ट्रांजैक्शन किया करते थे। क्यों?
क्योंकि गोल्ड तो एक्सेप्टेबल था, मूल्यवान धातु है। जैसे मैं कहूँ कि हमारे देश के अंदर रुपया है, हम रसिया से कभी क्या हम आप अपना रूबल दीजिए, हम रुपया दे देंगे, हमारे रुपये के ले लीजिए, आप रूबल के बराबर समझिए, कैसे समझेगा? इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल। तो यहीं पर US डॉलर का जन्म हुआ, तो इंटरनेशनल करेंसी का था। इसके पहले मैंने बता दिया कि सोने का आधार था। अब दोनों में डिफरेंस आप क्या देख रहे हैं? वर्ल्ड बैंक जो है यह केवल विकास कार्यों के लिए काम करता है। दूसरी बात, ये निर्धन और विकासशील मतलब डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करता है। क्यों मदद करता है? क्योंकि और दीर्घकालीन लॉन्ग टर्म लोन देता है, जिससे कि विकासशील देशों में का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा सके और वो अपना विकास कर सके। दूसरे तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कहता है कि भाई आपके पास अगर पैसे नहीं हैं, आपके पास अगर पैसे नहीं हैं किसी देश से सामान खरीदने के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे अमेरिका से सामान खरीदना है, तो अमेरिका कहेगा कि भैया मुझे US डॉलर दो। अब US डॉलर देना है तो US डॉलर हमारे पास है ही नहीं है, तो नहीं है तो सामान हम कैसे खरीदेंगे? इसका मतलब क्या है कि वो उस मुद्रा की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी होती है किसकी? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। अब प्रश्न ये उठता है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास पैसा आता कहाँ से है ना? तो ये सदस्य देशों का ही पैसा होता है जो कि एक दूसरे को दिया जाता है। अब आइए हम पहले 1 बाय 1 हर एक को देख लें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि विश्व बैंक क्या काम करता है, IBRD, कि यह सदस्य देशों इनके पास भी अब प्रश्न उठता है कि धन कैसे आता है। पहले विश्व बैंक को हम देख लेते हैं। तो जो देश इसके सदस्य बने ये समझिए एक तरह से सहकारिता का काम करता है, कोऑपरेटिव का काम करता है विश्व बैंक, है ना? सबके पैसे इकट्ठा हो गए, उसी पैसे में जो भी लाभ हानि हुआ सदस्य देशों को दिया जाता है और ये बाहर भी पूंजी निवेश करता है, ठीक है? और यहाँ तक कि कुछ देशों को यह जो है बिना शर्त कम ब्याज पर, यहाँ तक कि ब्याज मुक्त धन भी देता है। तो किन क्षेत्रों में विकास करने के लिए देता है? मैंने आपको बताया कि आधारभूत संरचनाओं के लिए। अब आधारभूत संरचना का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिस देश के पास अपने विकास करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं हो, तो सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर बनाया जाता है। जैसे कि आपको मकान अगर बिल्डिंग बनानी है, जिस तरह की बिल्डिंग बनानी है, तो सबसे पहले खुदाई करके नींव बनाएंगे और आपको देखना है कि किस तरह की बिल्डिंग बनानी है, उसी हिसाब से फाउंडेशन बनाएंगे। इसीलिए जिस देश का, गरीब देश का जैसी उनकी आवश्यकता है उस हिसाब से उनके विकास के लिए पैसा दिया जाता है। ये आवश्यक नहीं है कि हर देशों में समान आवश्यकताएं हों। कहीं कोई कृषि कार्य में अधूरा है, तो कोई भौगोलिक रूप से पिछड़ा हुआ है, कहीं किसी के यहाँ स्वास्थ्य की समस्या है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इशूज आर देयर, जिसके लिए कि वर्ल्ड बैंक लोन देता है। ये नहीं है मानकर चलिए कि जिन पॉइंट्स को मैंने अभी लिखा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर एवरी कंट्री, नॉट एट ऑल। हर एक देश की अपनी अलग समस्याएं हैं और उनको अपने विकास के लिए अलग अलग तरह के मध्य में अलग अलग पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अब जैसे क्या धन, अब ऋण सहायता कहाँ पे करता है? आधारभूत संरचना के लिए मैंने बता दिया। अब मान लीजिए कोई देश जो है तकनीकी रूप से ही बहुत कमज़ोर है, वहाँ पर टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं कि वो अपना कोई विकास कर ले। उनके पास ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वो अपना, जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए अगर उनको बिजली की ज़रूरत है, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि बिजली उत्पादन कैसे करें। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक उनको तकनीकी सलाह भी देता है और कहता है, फॉर एक एग्जाम्पल मैंने दिया और कहा कि भैया पैसा लो और अपने लिए हम आप डैम बनाओ या जैसे भी कर सकते हो, चाहे एटॉमिक पावर प्लांट, खूब बता किसी भी तरह के से आप विद्युत उत्पादन कर सकते हो, विंड मिल से कर सकते हो। तो उसके लिए हम तकनीकी परामर्श भी देंगे और टेक्निकल भी, और साथ साथ पैसा भी देंगे जिससे कि आप इसका विकास कर सको। अनुसंधान, अब ये है कि विकास के लिए अनुसंधान तो एक सतत व्यवस्था है, दिस इज कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, है ना?
सस्टेनेबल है, तो अनुसंधान भी तो करना पड़ेगा विकास करने के लिए वहाँ पर, कि भाई कैसे कैसे किन चीज़ों का कहाँ विकास हो। तो ये हो गया अनुसंधान। शिक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी विकासशील देश में भी शिक्षा का अभाव है तो वो देश तो विकास ही नहीं कर सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र के विकास के लिए, क्योंकि जब आदमी साक्षर होगा, लिटरेट होगा, बुद्धिजीवी वर्ग निकलेगा, तभी उस देश का विकास होगा। अगर वो क्षेत्र अधूरा है तो ऐसे क्षेत्र में भी वो पैसा देता है। फिर कृषि कार्य, अब चक्कर ये है कि खाने के लिए हमको क्या चाहिए, खाद्यान्न की आवश्यकता है। अगर मान लीजिए कि कहीं पर हम देखते हैं कि ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर कृषि कार्य बाधित हो रहा है या कृषि योग्य ज़मीन ही नहीं है, कहीं ऊसर ज़मीन है तो ऊसर का कैसे विकास किया जाए। कहीं पर एग्रीकल्चर लैंड कम है, पहाड़ियाँ हैं तो पहाड़ियाँ को तोड़ करके वहाँ पर एग्रीकल्चर लैंड बनाया जाए। फिर साथ साथ ये कि अगर कृषि कार्य के लिए हमने ज़मीन भी बना लिया, लैंड भी बना लिया, लेकिन हमको कृषि कार्य अच्छी तरीके से करना नहीं आता है, हमें तकनीकी ज्ञान नहीं है, मैकेनाइजेशन नहीं है, तो उसके लिए भी हम धन देंगे। साथ साथ जो है उन्नतशील बीज अगर हमको आवश्यकता है, खाद बीज की आवश्यकता है, तो उस क्षेत्र में भी हम आपको लोन देंगे। मतलब क्या है कि कृषि टोटलिटी, किसी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अगर हमको आवश्यकता है तो वहाँ पर भी वर्ल्ड बैंक जो है आपको टेक्निकल सपोर्ट भी देगा, एज वेल एज क्या करेगा, आपको धन भी देगा, जिससे कि आप किसी क्षेत्र का विकास कर सकें। फिर आता पर्यावरण। पर्यावरण सबसे ज़रूरी है। पर्यावरण ही अगर सही नहीं रहेगा तो हम जिएंगे कैसे, ठीक है। तो पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में भी ध्यान देता है। सरकारी नीति पर सलाह। सरकार कभी कभी ये कहता है कि कई बार कई देशों की सरकार ऐसा काम करती हैं जो कि वास्तव में लगता है वर्ल्ड बैंक को कि इनको इस तरीके से काम करेंगे तो ये कंप्लीट सिस्टम, जो समग्र विकास की हम बात कर रहे हैं, इस सिस्टम को कम पैसे में आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो वो तक सरकारी नीति पर भी सलाह देता है। सरकार से कहता है भाई कि आप ये जो ऐसे काम कर रहे हैं ना, इसको ऐसे नहीं ऐसे करिए, तब आपके देश का विकास होगा, ठीक। फिर स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है। अगर इन सब चीज़ों का समग्र विकास हो रहा है तो पर्यावरण है, तो अब स्वास्थ्य पर भी क्या है, स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बनाने के लिए क्या है, तमाम बीमारियों को उन्मूलन के लिए वर्ल्ड बैंक पैसा देगा। तो जब तमाम बीमारियों से संबंधित चीज़ें आप उन्मूलन करेंगे तो आपका स्वास्थ्य का विकास होगा। सड़क, डैम निर्माण आदि, जैसा कि मैंने बताया कि अगर रिमोट एरिया में आपको काम करना है, मान लीजिए कि हमने कहा पन बिजली बनाना है, वहाँ पे बाढ़ आ रहा है तो वहाँ पे बांधों का भी आवश्यकता पड़ेगी, पन बिजली बनाने के लिए डैम की भी आवश्यकता पड़ेगी, वहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो मतलब कुछ पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पे ये दिखा दिया जिससे कि आप ये समझ सकें कि विश्व बैंक जो है किसी भी देश के समग्र विकास के लिए कार्य करता है और इसके लिए वो प्रत्येक स्तर से फ्रॉम मतलब कि हर एक स्टेज में, वेदर इट इज़ ए टेक्निकल सपोर्ट, इट इज़ ए अदर एडवाइस या फाइनेंशियल सपोर्ट, उस सब के लिए ये काम करता है। ये रहा विश्व बैंक का रोल। अब आते हैं मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अलग जो है जिसके लिए मैंने चर्चा उठाया था, जिसमें मैंने कहा कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तमाम उसके बाद भी जो है ऑब्जेक्शन के इंडिया के अपोज करने के बाद भी जो है इंटरनेशनल अमेरिका को लोन दे दिया। लेकिन अब ये चीज़ बताइए, एक चीज़ यहाँ पर और बताऊँ कि अब इंडिया ने जो है जिस समय इनको लोन देने की बात चल रही थी, इंडिया ने अपने को एब्सेंट कर रखा, अनुपस्थित रखा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। देखिए इंटरेस्टिंग बात है कि आप किसी के अगेंस्ट लोन नहीं, वोट नहीं दे सकते हैं। जैसा नहीं होता कि सदन में आप गए, विपक्ष में भी वोट दिया, किसी ने पक्ष में भी दिया। यहाँ पर आपको प्रेजेंट अगर हो गया है तो आपको वोट देना ही देना है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप नहीं हैं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो अब आते हैं कि सदस्य देशों को मौद्रिक सहयोग, वित्तीय स्थिरता, ऋण प्रदान करना क्षमता विकास के लिए प्रसिद्ध, जैसे कि मैंने आपको दिया। अब यहाँ पर देखिए इस केस में है कि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पैसे की कैसे व्यवस्था किया जाता है, इसी को हमको बहुत ध्यान से देखना है। ये तो सामान्य रूप से एक तरह से कोऑपरेटिव का काम था, लेकिन यहाँ पर कई टेक्निकल पॉइंट्स है दैट यू हैव टू सी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे कि क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, मैंने उनको हाईलाइट किया है एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट।
कि इनके पास पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है। यहाँ पर भी सदस्य देश बनते हैं। सदस्य देश बनते हैं तो ये केवल मुद्रा की व्यवस्था करते हैं, ठीक। मुद्रा के बाद एक बास्केट बनता है, उस बास्केट में जो है वर्ल्ड की जो मोस्ट वैल्यूएबल, मोस्ट एक्सचेंजेबल करेंसी है उस टोकरी में उसको डाल करके कि एवरेज निकाला जाता है। वो कैसे किया जाता है, अब ये कहते हैं अधिकांश पैसा सदस्यों के भुगतान कोटा से आता है। कोटा का निर्धारण कैसे किया जाता है। अब देखिए कोटा शब्द मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि कोटा का निर्धारण देश के वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसके आकार और स्थिति पर निर्भर होता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में सबसे बड़ा योगदान जो है अमेरिका का है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जैसे आप कहीं पर भी एक कंपनी खोल लीजिए, जिसका जितना शेयर रहेगा उसका उतना वो अधिकार रहेगा। तो यहाँ पर शेष चीज़ उसी तरह की चीज़ है कि अमेरिका को सबसे अधिक अधिकार मिल गया है, लेकिन वो अधिकार यहाँ पर कोटा के रूप में दिया जाता है। कोटा, अब वो कोटा क्या होता है, वो कोटा हर देश का अलग होता है कि आपने कितना कंट्रीब्यूशन, कितना आपने योगदान दिया है और आपकी फाइनेंशियल हैसियत क्या, वित्तीय स्थिति विश्व के परिप्रेक्ष्य में क्या है। आपको एक कोटा फिक्स किया जाता है, वो कोटा कहलाता है SDR। उसको मैं अगले पॉइंट पर लाऊंगा, स्पेशल ड्राइंग राइट। उसके बेस पर आपको ये मालूम होता है कि आपका कितना अधिकार है या आपका कितना राइट है, या जिस समय मीटिंग किसी चीज़ की होती है, कोई डिसीजन लिया जाता है तो आपका वोटिंग पावर भी कितना होगा। दैट डिपेंड्स अपॉन योर कोटा। यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलती है कि अमेरिका का भी पावर वही है, इंडिया का भी पावर, जितना जिसका पैसा है उतना उसका पावर है, ठीक है ना। तीसरी तरफ अब आइए, अब कोटा का निर्धारण उसी बेस पे कर दिया गया कि जिस पे भी आपने किया। अब ये चीज़ आ गई, अब कहते हैं कि कोटा IMF का लेखा इकाई है। क्या है ये? लेखा इकाई है, जिसे SDR स्पेशल ड्राइंग रेट में दर्शाया जाता है। यह सदस्यों के ऋण, जो सो मैंने कहा, मतदान अधिकार आदि को परिभाषित करता है। ये आपको पावर को डिफाइन करता है। और वो SDR क्या करता है, दैट इज़ नथिंग बट ए यूनिट, दैट इज़ नॉट द मनी। वो मनी नहीं है, वो आपके SDR का जो कोटा होता है वो आपके इन पावर को डिफाइन करता है कि आप कितना ऋण IMF से ले सकते हैं। अब देखिए SDR को मैंने एक्सप्लेन किया, जो SDR यहाँ पर आया हुआ है। SDR क्या है? यह आरक्षित संपत्ति है जिसका मूल्य 5 मुद्राओं के बकेट पर निर्भर होता है। अब ये 5 मुद्राएं के बकेट पर क्या निर्भर होता है, जैसे ये माना जाता है कि ये 5 मुद्राओं को जो है, पहले तो US डॉलर आया, अब इसमें सबसे बाद में जो आने वाला है वो है चाइना का, कौन सी है, चाइना का रेनमिनबी, जिसकी करेंसी की वैल्यू ज़्यादा बढ़ती गई। उस करेंसी को मान लिया गया कि एक बकेट के अंदर डाल दिया गया, ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा बच्चों का गुल्लक होता है, पिगी बैंक होता है, उस पिगी बैंक में बच्चे के घर में कभी कोई आता है, कोई 2 रुपया दे दिया, कोई 5 रुपया दिया, कोई 10 रुपया दे दिया, कोई 100 रुपया दे दिया, ठीक है ना। तो उसमें सबसे भारी नोट कितने का हुआ? 100 का हो गया। किसी ने 500 को दिया, उससे भारी हो गया। तो US डॉलर यहाँ सबसे भारी हो गया। उसके बाद और जो करेंसी से उनकी वैल्यू या उनका वेट कम होता है, ठीक है। लेकिन इनका सबका एवरेज निकाल करके, और ये वर्ल्ड की रिकॉग्नाइज करेंसी हैं जिनकी की एक्सचेंज वैल्यू ज़्यादा है, इसीलिए इनको इस बास्केट में डाला गया है, ठीक है ना। तो ये इस बास्केट में डाल का मतलब ऐसा नहीं कि कोई टोकरी उसके अंदर पैसा डाल दिया गया। दिस इज ए क्या है, इमेजिनरी चीज़ें है ना, जैसे वर्चुअल है कि मान लिया गया कि इसके अंदर पैसा है, और इन्हीं की इन 5 करेंसीज की एक्सचेंज वैल्यू का एवरेज निकालने के बाद कोटा फिक्स किया गया। और वो कोटा जो फिक्स हुआ है वो किससे रिलेटेड है? दैट कम्स फ्रॉम SDR स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट ही अब आपको डिसाइड करता है कि आपका कोटा इतना है तो आपकी फाइनेंशियल या वित्तीय हैसियत क्या है, ठीक। बकेट क्या है? ये है। अब इसमें मैंने डाला है कि इसमें कौन कौन सी करेंसी वो एट प्रेजेंट है। US डॉलर सबसे पहला है, जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग और चीनी रेनमी।
अब मान लीजिए यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि ठीक है, इंटरनेशनल करेंसी के रूप में हमने यूएस डॉलर को मान्यता दे दिया, लेकिन क्या हम हमेशा यूएस डॉलर ही मांगेंगे? तो अगर यूएस डॉलर ही मांगेंगे तो इन करेंसी की ज़रूरत क्या हो गया? माना कि हमने जापान से कहा कि भाई देखिए हमारे यहाँ आपको बुलेट ट्रेन चलानी है, तो बुलेट ट्रेन पूछने कहा भाई ठीक है, हमको जापानी येन दे दो, हम इतना पैसा देंगे आपको, टेक्निकल सपोर्ट देंगे, या जो कुछ वॉट एवर यू वांट दैट आई विल गिव यू। ठीक, जापान ने कर दिया कि हम देंगे आपको। अब चक्कर है कि हम IMF के पास गए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए कि भैया देखिए जो हमारा कोटा के हिसाब से हमको इतने एन आप दे दीजिए। कहा ठीक है, आपको एन चाहिए तो एन ले जाइए, ठीक है ले जाइए एन आप। अमेरिका के पास गए, अमेरिका से क्या हमने कहा भाई कि देखिए हमको जो लेटेस्ट फाइटर F-35 आपका चाहिए, तो अमेरिका कहेगा कि भाई हमको तो यूएस डॉलर चाहिए। अब यूएस डॉलर चाहिए तो उसके लिए हमको पैसा कहाँ से चाहिए? फिर हम किसी बकेट में से पैसा निकालेंगे, उनको यूएस डॉलर में दे देंगे। यूरोपियन मार्केट में गए है ना, यूरो डॉलर जिसको बोलते हैं, ये ग्रुप ऑफ 12 कंट्रीज हैं। अब उनमें कई कंट्री है जिसमें आपस में यूरो डॉलर ही चलता है, ठीक है, उसमें एक कंट्री ने अपने को विड्रा भी कर लिया, खैर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो अब जगह है कि उन कंट्रीज, ग्रुप ऑफ कंट्रीज जहाँ पे यूरो डॉलर पे चल रहा है, उनसे हमको ट्रांजिट व्यापार करना है तो हम यूरो डॉलर की मांग कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप पे कोई बाउंडेशन नहीं है, क्लियर है कि आपको जो भी मुद्रा मिलेगी वो यूएस डॉलर में मिलेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपको कहाँ से क्या लेना है, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसको आपको दे देता है, ठीक है। लेकिन ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर जो भी आपको ऋण देगा उस पर वो पैसा लेता है, ठीक। अब कितने तरह का वो ऋण देता है, कितने तरह का ऋण वो देता है, इसको आप देखिए। एक होता है सामान्य ऋण, है ना। सामान्य ऋण अक्सर सभी देश लेते रहते हैं। ये नहीं कि अमेरिका है तो अमेरिका नहीं लेता, भाई अमेरिका को ज़रूरत ना पड़े अपने डेवलपमेंट के लिए, कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो अमेरिका भी लेगा, ऐसा नहीं है, नहीं तो उसमें मेंबर क्यों बनेगा। चाइना की जरूरत पड़ेगी चाइना भी लेगा। लेकिन ये लोग सामान जब ऋण लेते हैं, नॉर्मल लोन लेते हैं, तो उसका जो टेन्यूर माना जाता है मोस्टली दैट वेरीज फ्रॉम 5 to 10 ईयर्स। नॉट नेसेसरी कि ये हो, लेकिन वो IMF की मीटिंग में डिसाइड कर लिया जाता है कि भाई देखिए कि किस रेट पर इनको क्या देना है, कितने पीरियड के लिए देना है। उस मीटिंग में उनका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, उनके साथ डिफरेंट कंट्री के गवर्नर भी होते हैं कि इनको क्या देना है, उसी के बेस पर जो है इनको दे दिया जाता है। दूसरी आती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बेल आउट। बेल आउट का मतलब कंप्लीटली कोलैप्स। जब किसी देश की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में आ जाए, जब वो देश तो है फॉरेक्स रिजर्व मतलब विदेशी मुद्रा उसके पास नहीं है, वो दिवालियापन की स्थिति में आ गया है, तो बैंक्रप्सी की स्थिति में आ गया है, उसके पास फॉरेन रिजर्व कहीं है ही नहीं है, उसके पास विदेशी मुद्रा है ही नहीं है, तब यहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है भागा जाता है कि ठीक है भैया अभी तुरंत हम आपको बेल आउट पैकेज दे देते हैं, अपने को आप संभालिए। लेकिन ऐसा नहीं कि केवल वो पैसा दे देता है उनके मांग पे, अब वो देखता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कि ये कौन सी स्थिति आई, कौन सी परिस्थिति आई, व्हाट वाज द रीजंस बिहाइंड इट, कि यहाँ बैंक्रप्सी की स्थिति आई है, दिवालियापन की स्थिति आई है, तो वो उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखकर बताता है कि देखिए यहाँ पर आपको खर्च कम करना है। मतलब क्या है, IMF कंडीशन लोन देता है कि आपको, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि उनके पास 1000 क्लास 1 अफसर हैं, तो उसने देखा कि 1000 क्लास 1 तो अफसर हैं, उनके पास 1000 के पास बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े लग्जरी के खर्च है, तो वो कहेगा भाई कि इनकी क्या ज़रूरत है, आप 100 से काम चलाइए, 100 के पास रहेगा तो 100 के पास लग्जरी गाड़ियों की भी क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है लैम्बोर्गिनी में चले, रोल्स रॉयस में चले, उनको सिंपल कार दीजिए, अपने खर्च को घटाइए। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो वो शर्त लाद देता है कि तभी मैं आपको पैसा दूंगा, और एक साथ वो पैसा देता भी नहीं है। पैसा देने के बाद वो कहता है कि ठीक है मैं आपको इस पीरियड के लिए पैसा दे रहा हूँ, इसके बाद मैं रिव्यू करूँगा, समीक्षा करूँगा कि अगर मान ली 3 साल में आपको किस्तों में पैसा मैंने दिया, इंस्टॉल EMI दिया एक तरह से, तो हर 6 महीने साल महीने बाद जैसा आपकी उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, मैं रिव्यू करूंगा कि इन पैसे का आप कहीं दुरुपयोग, जिस काम के लिए आपने लिया था उसको सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
नाउ कम्स एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। यही एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की बात अभी हाल ही में जब भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की बात मैंने किया था, इसी के तहत क्या हुआ है कि IMF ने पाकिस्तान को लोन दे दिया है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि ये क्या होता है। अब देखिए ये क्या होता है, यह मोस्टली 3 से 4 वर्षों के अवधि के लिए उन देशों को जिनके पास आयात भुगतान मतलब इंपोर्ट के लिए धन ही नहीं है। आपने देखा होगा तमाम मीडिया में होता है कि अमेरिका का पाकिस्तान जो है कटोरा लेकर के घूम रहा है। भाई कटोरा लेकर घूम रहा है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर? कटोरा तो भिखारी लोग को लेकर चलते हैं, खैर मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन उनकी स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वह अपनी आवश्यकता की चीज़ों के लिए भी उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं रह गई, जिससे कि क्यों कि वह आवश्यक चीज़ें जिसके वजह से उनका देश चल रहा है और उनको विदेशों से ही लेना है। तो विदेश तो कहता है भैया कि मुझे जो है जो स्टैंडर्ड करेंसी हो आप दीजिए तभी मैं दूंगा। तो इससे उबारने के लिए IMF ने इनको लोन सैंक्शन कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब का काफ़ी अच्छा रोल रहा होगा लेकिन क्योंकि उनका 17% कोटा उन्हीं का था। उस कोटे अगर वो चाहते तो शायद इनको क्योंकि जिसका सबसे अधिक कोटा है उसके पास सबसे अधिक राइट है फ्रॉम एवरी कॉर्नर, कि अगर अमेरिका नहीं चाहता तो उनको नहीं दिया। भारत का कहना ये था कि पाकिस्तान लगातार इसके तहत लोन लिए जा रहा है, लगातार लोन लिए जा रहा है, कहीं ऐसी स्थिति पड़ जाए कि पाकिस्तान टूट जाए और ये लोन भी न दे वापस कर पाए। और दूसरा उसने कहा कि पाकिस्तान इसका जो है किसी मतलब कि कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव उद्देश्यों से इसका प्रयोग नहीं कर रहा है। वह क्या करता है, एक्सट्रीमिज़म आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए इन पैसे का प्रयोग करता है, न कि अपनी संरचनात्मक विकास के लिए। इसीलिए भारत ने इसका विरोध किया था। इसीलिए मैंने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऐसे टॉपिक को आज आपके सामने लाने की कोशिश किया है। अब आइए, अब क्या होता है कि एक चीज़ और भी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो होते ही हैं, ठीक है ना। इस समय जो है एट प्रेजेंट जो है बुल्गारिया की मैडम हैं, ठीक है, उसके बाद छोड़िए MD हेड हैं, क्योंकि ये सब पूछने की ज़रूरत नहीं होती है क्वेश्चन में। अब प्रश्न ये उठता कि गवर्नर क्या होते हैं। देखिए हर एक देश का एक गवर्नर वहाँ पे माना जाता है। मोस्टली क्या होता है, मोस्ट ऑफ द कंट्री के अधिकांश उनके फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, नहीं तो सेंट्रल बैंक। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे देश का जो गवर्नर IMF पे कौन है, सीधा रिप्लाई है फाइनेंस मिनिस्टर, तो वो कौन होगी? निर्मला सीतारमण जी होगी। अगर मान लीजिए किसी रीज़न से वो नहीं जा सकती हैं तो उनको कौन रिप्रेजेंट कर सकता है? सेम ऑलमोस्ट वो केंद्रीय बैंक मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वहाँ को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कि जैसे होता है ना कि मेन है तो उनका डिप्यूटी है, इस तरह का केस होता है। ये पर्टिकुलरली मैंने आपको इंडिया के बारे में बताया, अदर कंट्रीज़ में भी कि उनके सिस्टम क्या है, उनके भी करीब करीब इसी तरह हो सकता है हर एक कंट्री का। क्योंकि करीब करीब 190 इनके मेंबर्स है, वर्ल्ड बैंक में मतलब 193 इस समय है, 191 193 के पास है, और लास्ट जो मेंबर बना है वो कंट्री का है, वो अंडोरा है। लेकिन ये नंबर्स आपकी मैं चर्चा इससे नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 190 193 के कुछ मेंबर्स अपने को कभी अलग करते हैं, कभी कोई उसमें जुड़ता रहता है, इसलिए इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं कि किसके कितने मेंबर है, किसके कितने मेंबर है। क्योंकि वो स्थिर नहीं है। तो आपने ये देख लिया कि मैंने आपको वर्ल्ड बैंक और IMF के बीच में अंतर को समझाने का पूरा प्रयास किया है, और नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने मैं आऊँगा। टिल देन बाय बाय।